दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 305 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 9150 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम खनिज संसाधन के बारे में। मैं अलग अलग खनिज संसाधनों के बारे में आपको डिटेल में क्लास दिया, जैसे लोहे के बारे में बताया, तांबा के बारे में बताया, सोना के बारे में, चांदी के बारे में, टीन के बारे में, ठीक है, इन सभी पर क्लास दिया जा चुका है। आज हीरा वगैरह के बारे में भी क्लास हो चुका है। आज की क्लास में दोस्तों हम खनिज संसाधन के अंतर्गत बॉक्साइट से संबंधित सवालों को देखेंगे, अभ्रक से संबंधित सवालों को देखेंगे, यूरेनियम और थोरियम से संबंधित सवालों को देखेंगे। कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी दोस्तों कवर किया जाएगा। स्क्रीन पर आपको बहुत सारे सवाल दिख रहे होंगे। ये सभी सवाल दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। चैप्टर भी बहुत शानदार सा है, ठीक है, और ज्योग्राफी का 305 नंबर का लेक्चर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए हमने फाउंडेशन कोर्स तैयार किया जो आपको बेस मजबूत करता है। देखिए आप परीक्षा चाहे जो दीजिए, लेकिन एक बार सब्जेक्ट को पढ़कर अपना बेस मजबूत कर लीजिए। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि एक बार आप नितिन सर से स्टडी 91 पे पढ़ लेते हैं, भरोसा तो होगा ही मेरे ऊपर। अरे मैं भैया नितिन सर, कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप चाहें तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दे रहा है कि बॉक्साइट जो है ये किस धातु का अयस्क है, किसका अयस्क है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जमीन से सीधा सीधा एल्यूमिनियम नहीं निकलता है, ठीक है, बॉक्साइट निकलता है और उससे दोस्तों क्या बनाया जाए, उससे क्या निकालते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम तैयार करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है दोस्तों, बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सवाल हो जाएगा। काफी पहले जब मैं पढ़ाता था ना तो एक स्टाइल में एक चीज मैं आपको बताता था, बॉक्साइट का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे, बॉक्सिंग से। और ऐसा बॉक्सिंग करेंगे कि मारेंगे उड़ जाओगे मतलब उड़ीसा। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य, बॉक्साइट उत्पादक राज्य दोस्तों कौन है, तो याद रखेंगे उड़ीसा है। कौन है दोस्तों, उड़ीसा। कभी नहीं भूलेंगे, जो चीज मैंने आपको सिखा दिया समझा दिया ना वो नहीं भूलेंगे। जैसे टीन के बारे में मैंने बताया था छत्तीसगढ़, आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आप ये तथ्य भी याद रखेंगे। बहुत शानदार सा सवाल है, हो सकता है कोई परीक्षा में कहीं मुलाकात हो जाए इस सवाल से, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला दे रहा है कि विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष भंडार वाले देश कौन से, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजर्व या सबसे ज्यादा स्टोरेज दोस्तों, ये स्टोरेज बोलना सही नहीं, यहाँ पे रिजर्व बोलना सही। क्या बोलना सही दोस्तों, रिजर्व, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो यहाँ पर कम से कम 3 का नाम याद रखना पड़ेगा। यहाँ नोट कर लीजिए 1, 2 और 3, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजर्व है दोस्तों गिनी के पास, दूसरे नंबर पे दोस्तों रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया के पास, और तीसरे नंबर का रिजर्व है वियतनाम देश के पास। वियतनाम, हनोई इसकी राजधानी है, याद रखें, ठीक है। ये 3 देश है दोस्तों जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, ठीक है। यहाँ के धरातल में दोस्तों खूब क्या है, बॉक्साइट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देता है कि विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से। उत्पादक मतलब क्या हो गया दोस्तों, उत्पादक मतलब हो गया प्रोडक्शन करने वाले, ठीक है। उत्पादक मतलब क्या हो गया, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो नंबर 1 पर देखिए ऑस्ट्रेलिया आ गया, किसको पीछे करके, गिनी को पीछे करके, ठीक है। नंबर 2 पर कौन आ गया दोस्तों, गिनी आ जाता है, और नंबर 3 पर दोस्तों चीन आ जाता है। चीन के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था कि चीन देखिए रिजर्व चीन के पास हो ना हो, लेकिन चीन दोस्तों अपने धरती सब कुछ निकाल दे रहा है, ठीक है, कुछ छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। आने वाली जनरेशन क्या करेगी भगवान जाने, अभी जितना निकाल सकते हो यूज कर लो, बाद में किसी देश पे कब्जा वब्जा मार लेंगे, वहां से उत्पादन कर लिया ले लेगा चीन, आ जाएगा वियतनाम, कंट्रोल कर लेगा वियतनाम को। जैसे तिब्बत ले लिया, मकाऊ ले लिया, हांगकांग ले लिया, ताइवान ले रहा है, कोई रोकने वाला है चीन को, ठीक है। कल को उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया ले लेगा, उसके पास जगह। सोचता पहले अपना खाओ, अपना पेट भरो, जब नहीं रहेगा तो नंगा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नंगा बन जाएंगे, किसी से छीन लेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो हर चीज के प्रोडक्शन को दोस्तों क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हम लोग क्या पढ़ें कहां चीन नहीं, बताइए। केवल प्रोडक्शन के मामले में दोस्तों रिजर्व उसके पास हो ना हो, लेकिन प्रोडक्शन है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है एल्यूमिनियम का उपयोग
किन रूपों में किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है दोस्तों, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। जमीन से निकाल तो लिया, क्या बनाए, अरे बाप रे बाप, एल्यूमिनियम से क्या बनाए, अरे आपके घर में ऑफिस बन रहा है, ऑफिस टेबल बन रहा है, पूरा का पूरा रैक बनाया जा रहा है, कपड़े के शुरू में जहां देखो वहां एल्यूमिनियम, हर जगह तो यूज कर रहे हो भैया, कहाँ नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो देखिए आप, ये सब तो जनरल हो गया ना, एग्जाम में कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जितने भी स्वचालित वाहन हैं, स्वचालित वाहन, अभी तो भारत में इस तरह के स्वचालित वाहन का प्रयोग उतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों वायुयान, ठीक है, वायुयान तो आप जान ही रहे होंगे, ठीक है, हवाई जहाज, वायुयान का मतलब हवाई जहाज, ठीक है। एल्युमिनियम हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है, यही कारण है कि उसका प्रयोग अलग अलग जगह पे हो रहा है, ठीक है। कई बार दोस्तों पढ़ते हैं कि एल्युमिनियम के कहाँ, एल्युमिनियम थाली वाली नहीं, थाली तो नहीं दोस्तों, कुकर देखिए, कढ़ाई देखिए, तमाम चीज देखिए, ये सब भी तो एल्युमिनियम के हैं। तो बर्तन वगैरह देख रहे हैं, बर्तन उद्योग में भी दोस्तों एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत जगह कर सकते हैं। ये तो मेरे मन में जितना है मैंने बोल दिया, आपके दिमाग के घर में कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे और लिख लीजिए, ठीक है, घर, ऑफिस बनाने में, घर बनाने में, ठीक है, ऑफिस या ऑफिस और लिखिए, या नहीं, ऑफिस और घर में, ठीक है, तमाम जगह दोस्तों एल्युमिनियम का यूज हो रहा है, इतना निकल रहा है तो यूज तो होना है ना। अगले सवाल पर आइए, करा भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। देखिए इस सवाल का सही उत्तर मैं नहीं मानता, लेकिन जब मैंने तो ढूंढा ना, तो दोस्तों इसके दो उत्तर प्राप्त हुए। कितने उत्तर इसके प्राप्त हुए, इसके दो उत्तर प्राप्त हुए। जो दोस्तों पहला उत्तर, जो सेकंड नंबर पर उत्तर प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ दोस्तों एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है, एल्यूमिनियम। लेकिन सेकंड का मतलब क्या है, बहुत साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ठीक है, बहुत साल पहले, प्यार वार नहीं था, ये बताना चाह रहा हूं, बहुत साल पहले एल्युमिनियम को भविष्य की धातु कहा जाता था। तब तक अचानक से एक नई धातु मिल गया, वो एल्युमिनियम से ज्यादा मजबूत, ज्यादा हल्का और दिखने में भी बहुत टनाटन। टनाटन से याद रखिए टाइटेनियम नाम है, क्या नाम है, उस धातु का नाम है टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटियम, ये दोस्तों क्या है, नया है। और दोस्तों इसी को भविष्य के धातु कहा जाए। देखिए शोध होता है ना, मान लीजिए पहले टाइटेनियम के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो उस समय दोस्तों हरा, अब जैसे आप सोचिए ना, आज से 30, 32, 50 साल पहले कहाँ डीजल, पेट्रोल, हाइब्रिड वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और एलपीजी का जमाना था, ठीक है। तब ये सब मिट्टी के तेल से काम चलता था, जिसे हम केरोसिन ऑयल कहते थे, ठीक है, उस समय वही सर्वे सर्वा था। आज खत्म, आज तो हम कहीं यूज ही नहीं करते, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हमारे घर में ऐसी कोई चीज बची है जहां पर मिट्टी का तेल यूज कर सकते हैं। कढ़ाई उड़ाई चढ़ाते हैं, जब चढ़ाने जाते होंगे किसी मंदिर वंदिर धाम में, तो एक तो स्टोव लेके जाते हैं, ठीक है। अब गैस वाला स्टोव भी आ गया, एक तो वही बचा था, अब उसका भी स्थान दोस्तों गैस ने ले लिया, 5 किलो 2 किलो वाला गैस आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है ना, मार्केट में कहीं मिलता नहीं है, तो हम रख के करेंगे क्या, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो दोस्तों एक जमाने में था, बाद में चीजें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, तो दोस्तों नई चीजें आ गई। तो पहले के समय में एल्युमिनियम को भविष्य की धातु कहा जाता था, ये ठीक है, लेकिन आज के जमाने में इसे कहना ठीक नहीं, ठीक है। अब किसे कहते हैं भविष्य की धातु, अब टाइटेनियम को कहते हैं, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। देखिए याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा विश्व में बॉक्साइट उत्पादक कोला प्रायद्वीप क्षेत्र, ठीक है, कोका कोला तू, कोला प्रायद्वीप, अच्छा प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है जो स्थलखंड तीन ओर से जल से घिरा हो, जल से क्या हो दोस्तों, घिरा हो, ठीक है। कोई ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप में आपका स्वागत है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर, तीन तरफ से पानी है ना, इसलिए भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर ऊपर से भी पानी आ जाता, टेथिस सागर मान लो रहता ऊपर से, तब क्या हो जाता, भारत द्वीप हो जाता, क्या हो जाता, भारत द्वीप हो जाता, ठीक है। फिलहाल अलग बात है। ये कोला प्रायद्वीप दोस्तों कहां पड़ता है, तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए कोला प्रायद्वीप को जाना जाता है, और ये पड़ता है दोस्तों रूस में। कहां पड़ता है ये कोला प्रायद्वीप, कहां स्थित है भैया, ये कोला प्रायद्वीप जो है ये रूस में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, आराम से समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा अभ्रक का मुख्य अयस्क कौन सा है, किसका दोस्तों, अभ्रक के बारे में पूछ रहा है। देखिए अभ्रक में 2-3 बातें याद रखेगा। एक होता है शीट अभ्रक,
तो दोस्तों सीट अभ्रक के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर दोस्तों भारत है। क्या बात करते हैं सर, इतना ज्यादा जो है अभ्रक का उत्पादन होता है भारत में, रिजर्व भी है भैया, ठीक है। और यहां पर दोस्तों जो आपका जवाब होगा वो होगा दोस्तों पिग्मेटाइट। क्या होगा दोस्तों? पिग्मेटाइट। अभ्रक का मुख्य अयस्क कौन सा है? पिग्मेटाइट है। देखिए जमीन से ये मुख्य अयस्क के रूप में जाना जाता है और यही प्राप्त होता है, ठीक है। और अभ्रक के बारे में खास बात बताऊं, सुनने के बाद ऐसे दांतों तले उंगली दबाएंगे। इसका मतलब क्या है? सुनिए, 2 चीजें नोट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उष्मा और विद्युत, ठीक है। देखिए लोगों को लगता है कुछ और है और होता कुछ है अभ्रक के साथ। अभ्रक की खासियत है कि अभ्रक जो होता है यह उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है। मैं अभ्रक की बात कर रहा हूं। अभ्रक उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। आदमी डिस्टर्ब, ठीक है। अरे काहे का डिस्टर्ब हो रहे हो भाई? उष्मा को चलने के लिए, जैसे मैं कहूं दीवाल ठोस भी है, तो दीवाल दोस्तों हीट हो सकती है, उसमें वो उष्मा की सुचालक है। नहीं होती सुचालक तो दिन में इतनी भीषण गर्मी में दीवार गर्म कैसे हो जाता? गर्म कैसे हो जाता? वो उष्मा की सुचालक है। लेकिन क्या करंट भी दीवार में उतर सकता है? क्या करंट तो तभी उतरेगा जब वो पानी से भीगी दीवार होगी, अन्यथा नहीं। यानी है वो विद्युत का कुचालक। वैसा अभ्रक भी होता है। काहे का दिमाग खर्चा करना भाई? लेकिन परीक्षा में आता है आदमी परेशान, पता नहीं सुचालक कुचालक देख के उसे कितना ज्यादा टेंशन हो जाता है कि वो जवाब ही नहीं दे पाता। अगला सवाल है कि अभ्रक किस प्रकार के शैल खंडों में पाया जाता है? भाई ये जो अभ्रक होता है किस प्रकार के शैल खंडों में पाया जाता है? वही आप 3 शैल पढ़ते हैं, या तो आग्नेय शैल, या अवसादी शैल, या रूपांतरित एवं कायांतरित, तो एक ही का नाम है। ये किस वाले में पाए जाते हैं? 2 जगह पाए जाते हैं। या तो दोस्तों ये आग्नेय वाले में पाए जाते हैं, ध्यान समझिएगा, या तो आग्नेय वाले में पाए जाते हैं, या तो कायांतरित वाले में पाए जाते हैं, ठीक है। या तो कहां पाए जाते हैं? या तो कायांतरित वाले में पाए जाते हैं। कायांतरित को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? रूपांतरित भी कहा जाता है, ठीक है। रूपांतरित कहा जाता है। कहां नहीं पाए जाते दोस्तों? याद रखिएगा, सवाल पूछे कि कहां नहीं पाए जाते, कहां नहीं पाए जाते, तो याद रखेंगे अवसादी शैलों में, ठीक है। अवसादी में नहीं पाए जाते, ये आप याद रखेंगे नहीं, ठीक है। कहां पाए जाते हैं? तो आग्नेय और कायांतरित में। आग्नेय कौन सा होता है? भूल गए? अरे जमीन के अंदर का मैग्मा निकल कर बाहर आया, ठंडा हो गया, आग्नेय शैल बन गया, ठीक है। ताप दाब इन सब के वजह से जो परिवर्तित हो जाता है रूपांतरित कहलाता है, कायांतरित कहलाता है। बस यही तो था। जाके पीछे पढ़िए, चट्टान वाला चैप्टर पढ़िए। नहीं समझ में आता तो आइए यूट्यूब पे लिखिए चट्टान स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखिए नितिन सर स्टडी 91, बिंदास आपको चैप्टर मिल जाएगा, आप पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अगला सवाल कि अभ्रक के प्रमुख उपयोग क्या क्या? हाँ सर, ये बहुत बढ़िया सवाल आप बता रहे हैं कि अभ्रक का हम यूज क्या क्या कर सकते हैं, ये बता देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज तो दोस्तों विद्युत सामानों में होता है, ठीक है। विद्युत सामानों में दोस्तों इंसुलेटर सुना है कभी आपने? इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर, ठीक है। विद्युत सामान में दोस्तों एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। ये इंसुलेटर के रूप में दोस्तों यूज किया जाता है। बाकी दोस्तों वायुयान में तो आपने एल्युमिनियम बताया था। अरे भाई रुकिए 2 मिनट। वायुयान में जो मोटर लगे होते हैं, वायुयान के मोटरों में, ठीक है, वायुयान के मोटरों में, ठीक है, इन सब जगहों पे दोस्तों इस अभ्रक का यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? कहीं कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। कह रहा अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक, वो भी 2020 के डेटा के, मैं जितना भी डेटा भी आपको दिया ना पीछे, बॉक्साइट के बारे में बताया, जिसमें हमने पहले नंबर पे गिनी बताया, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे वियतनाम। उत्पादन के मामले में पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे गिनी, तीसरे पे चीन, ठीक है। ये सब जो मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये कौन सा डेटा दोस्तों? वर्ष 2020 के आधार पे। हो सकता है कोई देश जो है आगे चल के ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे, किसी का खत्म हो जाए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र दोस्तों कौन से? सबसे ज्यादा अभ्रक की बात करेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन तो दोस्तों अपने भारत में होता है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभ्रक के सर्वाधिक अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, भारत के बारे में याद रखेंगे तो भारत में कौन सा वाला अभ्रक का उत्पादन होता है? याद रखेंगे प्राकृतिक सीट, ठीक है। सीट वाला अभ्रक, या ध्यान दीजिएगा, सीट वाला अभ्रक दोस्तों इसका उत्पादन भारत में होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लेकिन एक बात बताइए, भंडार भारत में है यार, उत्पादन मत लिखिए। यहां क्या लिखा है?
हर बार देखिए मैं लिखता हूं और इस बार नहीं लिखा तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं। भारत में अभ्रक का रिजर्व बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन भारत नहीं कर पाता, ठीक है। भारत कहां करेगा, कौन अच्छा प्रोडक्शन करेगा चाइना बैठा है ना प्रोडक्शन करने के लिए, कौन करेगा, चाइना, ठीक है। नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा है, नंबर 1 पर दोस्तों चीन देश है जो सबसे ज्यादा अभ्रक का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। नंबर 2 पर कौन सा है दोस्तों, एक पिक्चर आई थी मेडागास्कर, देखा है, बहुत शानदार सी मूवी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेंगे अमेरिका, ठीक है। किसके मामले में बात कर रहा हूं, ये अभ्रक उत्पादन की बात कर रहा हूं। यही आपसे पूछे कि क्या बोलते हैं सीट वाला अभ्रक का भंडार के बारे में पूछ रहा दोस्तों, भंडार, तो याद रखेगा भंडार यानी सीधे सीधे रिजर्व की बात कर रहा है, ठीक है। रिजर्व की बात करेगा वो भी प्राकृतिक सीट की, तो याद रखेगा प्राकृतिक सीट का सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है, भारत में है, ठीक है। भारत में मैक्सिमम रिजर्व है, क्या दोस्तों, भारत में अधिकतम है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिजर्व भारत में। अगर यही पूछ दे दोस्तों प्राकृतिक वाले का न्यूनतम कहां पे है, तो न्यूनतम दोस्तों अमेरिका में, सबसे कम जो रिजर्व है वो अमेरिका में है। किस वाले का, मैं सीट अभ्रक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैं सीट अभ्रक की बात कर रहा हूं, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा पोर्ट रेडियम, कल ही दोस्तों मैंने बताया था पोर्ट रेडियम दोस्तों एक जगह का नाम है, यह क्या है दोस्तों, पोर्ट रेडियम यह स्थान है और कहां पड़ता है, कनाडा में। पोर्ट रेडियम जो है दोस्तों एक किस खनिज भंडार के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पोर्ट रेडियम किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस है। कल भी बताया था मैंने आपको, घबराइएगा मत, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसके लिए पॉपुलर है पोर्ट रेडियम, यह स्थान है कनाडा के पास पड़ता है, कनाडा में पड़ता है, और यूरेनियम के लिए दोस्तों ये जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। करा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा धातुओं के उत्पादन में, ठीक है, दुर्लभ मृदा धातुओं के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो पुनः याद रखेंगे चीन। आपको पता है धरती के भीतर दोस्तों कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो लोग न निकालें तो बेहतर है, ठीक है, वो एक तरह से प्रकृति को संतुलित करती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और दुनिया में दोस्तों ये जो दुर्लभ धातुएं हैं, अगर हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, एक पल के लिए लोहा, सोना, चांदी, हीरा नहीं निकालेंगे चलेगा, लेकिन ये दुर्लभ वालों को निकालना बड़ा जरूरी है। इन्हीं से गाड़ी, मोटर, बैटरी सब इसी से चल रहा है, जितना बैटरी वाले रिक्शा देख रहे हैं सब उसी से चल रहा है। लाइट कटने के बाद आपके घर में जो बिजली है उन्हीं की देन है, ठीक है। तो उन मृदा धातुओं की देन है, इसीलिए तो इन्हें दुर्लभ कहा जाता है, क्योंकि हर जगह दोस्तों ये होते नहीं है। अब यही मुख्य समस्या है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यह 17 अलग अलग दुर्लभ धातुओं का एक संग्रह है। मतलब अगर हम आपसे कहें, सवाल ये कभी पूछे कि बताइए ये जो दुर्लभ मृदा धातुएं कितने प्रकार की, कितनी है, संख्या इनकी कितनी है, तो काफी पहले 15 माना जाता था, बाद में धीरे धीरे और खोज होता जा रहा है, खोज हुआ तो 17 हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपसे सवाल पूछा कि अग्रणी उत्पादक कौन है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो जितने बड़े बड़े देश है, जैसे चीन दोस्तों सबसे ज्यादा कर रहा है, चीन के बाद दोस्तों अमेरिका लगा एकदम निकालने में धुआंधार, अमेरिका के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों दुर्लभ मृदा को दोस्तों निकालने में लगा। खास करके 3-4 देश ऐसे हैं जो जबरदस्त तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है। और बस इसी तरह से आगे कर लीजिए, भारत भी दोस्तों निकालता है, लेकिन भारत दोस्तों बहुत दूर है, इस क्रम से बहुत दूर है, ये आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों और यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो दुर्लभ मृदा है ये 17 दुर्लभ मृदाएं हैं, ठीक है, 17 दुर्लभ मृदा धातुएं अब तक दोस्तों प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है दोस्तों उसमें भी इसे स्थान दिया गया है। अगला सवाल है कि दुर्लभ मृदा धातु का उपयोग किन उत्पादों के निर्माण में होता है। सर जैसा कि आपने बताया कि इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो कहां कहां पे यूज करते हैं, अरे भाई आप लिखते चलिए, इसका यूज करते हैं सबसे पहले तो मोबाइल फोन में, ठीक है, मोबाइल फोन में इसका यूज होता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों लैपटॉप में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों, अब मोबाइल लैपटॉप बोलते ही डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, कैमरा वगैरह सब जगह यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों और बड़े उद्योग की बात करेंगे तो पवन चक्की से भाई बिजली बननी, उसमें भी दोस्तों इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये जितनी भी ईवी वाली कार चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये जो ईवी कार चल रही है, इस ईवी कार में भी दोस्तों यूज किया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा दोस्तों ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जो मिसाइल प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं, मिसाइल प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी, ये मिसाइल प्रौद्योगिकी जो बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी दोस्तों इन दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि बताइए यूरेनियम की प्राप्ति कहां से होती है, ठीक है। अभी दोस्तों पीछे हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा
क्या पढ़ा, क्या सवाल पढ़ा दोस्तों कि एक जगह है जिसको कहते हैं पोर्ट रेडियम। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट रेडियम। पोर्ट रेडियम जो जगह दोस्तों ये कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है। और किस लिए जाना जाता है दोस्तों? यह यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि जनरली मैं पूछ रहा हूं कि यूरेनियम की प्राप्ति कहां से होती, कहां मतलब किस चट्टान से होती। यहां पर आपको क्या बताना है? चट्टान बताना है। तो याद रखेगा इसका उत्पादन आर्कियन चट्टानों में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन से चट्टान में दोस्तों? आर्कियन युग के जो चट्टान होते हैं, आर्कियन चट्टान, उसमें दोस्तों यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा सवाल नहीं, एक दिन में दोस्तों हम लोग करीब 30 सवाल पे डिस्कस करते हैं। 30 सवाल मैं आपको पढ़ाता हूं और 30 सवाल में पूरा का पूरा एक चैप्टर समराइज करने की कोशिश करता हूं। जो क्लास दी जाती है ना, ये सुबह 9:06 पे दी जाती है। आपके पास मौका तो आइए जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान आपका है। कैसे? देखिए, पूरा प्राचीन इतिहास मैंने पढ़ा के समाप्त कर दिया, पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ा के समाप्त कर दिया, आधुनिक इतिहास की क्लास हो गई, संविधान पूरा समाप्त हो गया, और अब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दोस्तों समाप्त होने वाला। बस खत्मा पे चल रहा है। इसी तरह दोस्तों रात में हिंदी की क्लास चलती है। आप मौका दीजिए एक बार हमें तो दुनिया हिंदी के लिए ही जानती है। ठीक है, तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात को 8 बजे चलती है। ठीक है, आप आइए, ये भी इसमें, इस क्लास में भी आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवालों को देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से? ठीक है, जैसे सबका पूछा उसी तरह दोस्तों यूरेनियम के अयस्क के बारे में पूछ रहा कि कौन कौन से अयस्क हैं यूरेनियम के। ठीक है, तो जो सबसे पॉपुलर है दोस्तों उसमें आता है पीच ब्लेड। क्या आता है दोस्तों? पीच ब्लेड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीच ब्लेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेंगे थोरियोनाइट है। कौन सा दोस्तों? थोरियोनाइट। ठीक है, कई सारे हैं, देखिए अयस्क कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक है शामस्काइट। ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक और है शामस्काइट। ठीक है, शामस्काइट। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये नाम है ना। बाकी दो तो फिक्स है। पीच ब्लेड तो ऐसे भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। और ये जो थोरियोनाइट है इसको भी याद रखेगा, जनरली लोग इसको हमेशा थोरियम से कनेक्ट कर देते हैं। नहीं, ये थोरियोनाइट जो है दोस्तों किससे संबंधित है? ये यूरेनियम का अयस्क, याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि यूरेनियम तत्व की जो खोज हुआ था वो किसने किया था? अब पता नहीं क्या दिमाग में आ जाता है, लोग मैडम क्यूरी के पास चले जाते हैं। अरे भाई, यूरेनियम से मैडम क्यूरी का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज किया था मार्टिन हेनरिक ने। किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज किया था मार्टिन हेनरिक ने। प्रॉब्लम तब खड़ा हो जाता है जब ये ऑप्शन परीक्षा में देता ही नहीं। परीक्षा में क्या देता है? परीक्षा में देता है क्लेप्रोथ। क्या देता है दोस्तों? इनका पुराना नाम था, तो पूरा नाम था क्लेप्रोथ। ठीक है, और ये कहां के रहने वाले थे दोस्तों? ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। क्या थे दोस्तों? जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अपने घर में दोस्तों रिसर्च लैब बनाकर इसको ढूंढ लिया था 1789 ईस्वी में। कब खोजा था दोस्तों? यूरेनियम की खोज इन्होंने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, इसको हटा लो यार, पता नहीं क्यों सही हो के गलत हो। ठीक है, जल्दीबाजी में बोल दे रहा हूं। ठीक है, जो उसमें लिख दूं पता चला उत्तर ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान देखना पड़ता है, याद रहता है, वैसे कोशिश रहती है कि दिमाग में रहता है। यूरेनियम सिटी दोस्तों कहां पर स्थित है? यूरेनियम सिटी स्थित है दोस्तों कनाडा में। कहां पर स्थित है? कनाडा में। कनाडा में दोस्तों एक झील है, अथाबास्का झील। कौन सा है दोस्तों? अथाबास्का झील। ठीक है, अथाबास्का झील के उत्तर में यह कनाडा के अंदर स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे, इसका नाम है यूरेनियम सिटी। ठीक है, जगह है यूरेनियम सिटी नाम है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। ये भी शानदार सा सवाल है। और आगे आइए, अगला सवाल दे रहा है कि ओलंपिक डेमखान। ठीक है, ओलंपिक डेमखान, चलिए मैंने तो यहां पे रख दिया दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ओलंपिक डेमखान ये है कहां पर? कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है या कूट में आ जाता है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। और अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये किस खनिज के लिए फेमस है? ठीक है, इस डेमखान से दोस्तों क्या निकाला जाता है? तो हम पढ़ रहे हैं यूरेनियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूरेनियम के बारे में। ठीक है, यूरेनियम, और यूरेनियम में भी दोस्तों यूरेनियम में U235 बड़ा पॉपुलर है ना।
U235, हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में तभी अक्सर देखने को मिलता था ना। चलिए यूरेनियम याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो है वो कहां पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूरेनियम का रिजर्व जो दोस्तों वो किसके पास है, सबसे ज्यादा यूरेनियम का रिजर्व भारत के पास तो नहीं, भारत के पास थोरियम है, इसलिए अपना दिमाग ज्यादा ना खर्च कीजिएगा। ठीक है, भारत के पास थोरियम का रिजर्व है, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम का रिजर्व है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास। ठीक है, अगर आप बात करेंगे दोस्तों भारत की, तो भारत में कर्नाटक के अंदर दोस्तों एक जगह है, भारत के अंदर कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य है, और कर्नाटक राज्य में दोस्तों एक खान है भीमा खान। क्या नाम है दोस्तों, भीमा खान। ठीक है, भीमा खान जो दोस्तों है ये यूरेनियम के लिए जाना जाता है, स्पेशली दोस्तों ये भीमा खान, यहीं से दोस्तों बहुतायत मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये खान है, अरे नाम नहीं भैया, कबीर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, भीमा खान एक खान है। कोल, कोल, कोल मत बोलिए, कोल माने कोयला हो जाता, माइन बोलिए, माइन। खान का मतलब क्या दोस्तों, माइन कहिए। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, माइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा कनाडा के प्रमुख यूरेनियम भंडार के जो क्षेत्र है दोस्तों उसका नाम बता दीजिए जो कनाडा में स्थित हो। ठीक है, वो भी यूरेनियम भंडार के लिए। अरे तो पीछे ही तो आपको पढ़ाया था कि आपने यहाँ पढ़ा होगा पोर्ट रेडियम के बारे में। किसके बारे में, कल से लेके आज तक में 2-3 बार मैं आपको पढ़ा चुका। इसके अलावा दोस्तों एक लेक है, याद रखिएगा, उसका नाम है इलियट लेक। क्या नाम है दोस्तों, इलियट लेक। ठीक है, इलियट लेक। ये सब किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ये यूरेनियम भंडार के लिए जाने जाते हैं। कहां पर स्थित हैं, तो कनाडा में स्थित है। कनाडा की राजधानी कहां है, ओटावा इसकी राजधानी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। करा ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम भंडार क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं ये बता दीजिए। ठीक है, अभी दोस्तों यूरेनियम भंडार के लिए ही बताया हूं, ओलंपिक डैम खान सबसे ज्यादा पॉपुलर जो परीक्षा में आता है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ओलंपिक डैम। क्या याद रखेंगे, ओलंपिक डैम खान। ठीक है, ओलंपिक डैम खान जो दोस्तों यह भी इसके लिए जाना जाता है। बाकी दोस्तों याद रखेंगे एक और स्थान है रेडियम के नाम पे, याद रखेगा, रेडियम हिल। ठीक है, क्या याद रखेगा, रेडियम हिल। हिल मतलब क्या होता है दोस्तों, हिल मतलब पहाड़ी होता है। ठीक है, ये देखिए, एक जो आपने पोर्ट रेडियम पढ़ा, कंफ्यूजन होगा ना। ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा, पोर्ट रेडियम पढ़ा। पोर्ट रेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। और यदि आपसे पूछे पोर्ट हिल के बारे में तब क्या बताएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, इसी तरह मैरी कैथरीन, ठीक है, नाम है जगह का। ठीक है, मैरी कैथरीन। ठीक है, मैरी कैथरीन जो दोस्तों ये सब कहां पर स्थित है, ये सब ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यहाँ यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। करा विश्व में थोरियम का अग्रणी भंडारक देश कौन सा, सबसे ज्यादा दोस्तों थोरियम का रिजर्व जो है दोस्तों किसके पास है, सबसे ज्यादा थोरियम का रिजर्व। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये पूछे सवाल तो बताइएगा भारत के पास। ठीक है, भारत के पास दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज्यादा थोरियम है। ठीक है, सवाल ये आता है कि भारत में जो थोरियम है ये कहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों केरल के तटवर्ती इलाके में। ठीक है, केरल के तटवर्ती इलाकों में बहुतायत मात्रा में दोस्तों यह पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, भारत के अंदर ये थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थोरियम। ठीक है, थोरियम पाया जाता है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहां पाया जाता है, या केरल के तटवर्ती एरिया जो है दोस्तों, समुद्र तटीय एरिया जो है वहां पर दोस्तों बहुतायत मात्रा में ये पाए जाते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। करा थोरियम जो है ये कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका भी कोई ऐश क्वैश होता है, कैसे इसको, जैसे खान में तो होता नहीं, अभी आपने पढ़ा कि समुद्र के किनारे पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा जो किनारे पढ़ा, समुद्र के किनारे जो पढ़ा आपने, समुद्र के किनारे, और किसके समुद्र के किनारे दोस्तों, तो याद रखेगा केरल के। ठीक है, केरल। अब समुद्र के किनारे तो दोस्तों ध्यान देंगे तो रेत मिलेगा। क्या मिलेगा, रेत मिलेगा। वो रेत कोई नॉर्मल रेत नहीं होता, वो रेत का नाम है मोनाजाइट। क्या है दोस्तों, उसका नाम है मोनाजाइट। अगर नॉर्मल रेत होता तो ये थोरियम जो है उड़ीसा किनारे भी मिलता, आंध्र के पास भी मिलता, तमिलनाडु के पास भी मिलता। ठीक है, इसी तरह कर्नाटका के पास भी मिलता, गोवा भी मिलता, महाराष्ट्र भी मिलता, गुजरात भी मिलता। क्यों खाली केरल क्यों, समझ रहे हैं ना। तो याद रखेगा क्यों, क्योंकि जो केरल की रेत है वो उस रेत में मोनाजाइट होता दोस्तों, उसी से निर्माण होता है। ये जो मोनाजाइट रेत है दोस्तों, ये जो मोनाजाइट रेत है
मोनाजाइट जो रेत है, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था, कितना खास है? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग में दोस्तों हुआ था। और प्री कैम्ब्रियन युग में दोस्तों चट्टानों के चूर्ण से बना है, ठीक है, चट्टानों के चूर्ण से यह निर्मित है मोनाजाइट रेत। इसीलिए दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कटंगा पठार, जितने दिन से पढ़ रहे हैं हमेशा एक कटंगा पठार मिल ही जाता है ना, कांगो में स्थित है, याद रखेंगे। करा किस खनिज उत्पादन के लिए दोस्तों ये पॉपुलर है कटंगा? बहुत कुछ यहाँ पर दोस्तों कटंगा में, फिलहाल कटंगा में यूरेनियम भी पाया जाता है, इसलिए भी दोस्तों कटंगा को याद रखेगा। कटंगा कांगो में स्थित है, कांगो को जायरे कहा जाता है, यहीं पर जायरे नदी है या कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये सवाल हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है विट वाटर्सलैंड, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों विट वाट्स नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं विट वाटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर्स होना चाहिए, विट वाटर्स रैंड, ठीक है, विट वाटर्स रैंड कहते हैं। ये पहाड़ी जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये किस खनिज के लिए दोस्तों जानी जाती है? तो विट वाटर्सलैंड जो दोस्तों, हम लोग यूरेनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोरियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोरियम यहां मत करिएगा, ये यूरेनियम में पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि देखिए थोरियम की बात करेंगे तो थोरियम सबसे ज्यादा भारत में मिलता है, वर्ल्ड वाइड में थोरियम का नाम नहीं आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। तो यूरेनियम दोस्तों आप यहां पे याद रखें, ज्यादा सही है। अगला सवाल दे रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जो अमेरिका में स्थित है और जहां पे सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो याद रखेगा, आपने सुना होगा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो पठार के बारे में पढ़ा होगा। ये जो कोलोराडो पठार है, यहां सबसे ज्यादा जो है यूरेनियम का उत्पादन होता है, ठीक है। एक सवाल अभी तक हम लोगों को मिला नहीं कि यूरेनियम का यूज कहां पे होता है, इसका उपयोग कहां पर होता है? तो 2 जगह होता है, या तो दोस्तों परमाणु हथियार बनाने में, अरे बाप रे बाप, परमाणु हथियार लगा देगा, बम गिरा देगा, द्वितीय विश्व युद्ध की तरह। द्वितीय विश्व युद्ध में जो बम अमेरिका ने जापान पर गिराया था 6 अगस्त 1945 को, नाम क्या था उसका? लिटिल बॉय नाम था, छोटा बच्चा। फिर देखा जापान नहीं मारा, 9 तारीख को फिर बम मार दिया, 9 अगस्त 1945, उसका नाम क्या था? फाइट मैन, मोटा आदमी, ठीक है। और तब जाके जो पहला वाला बम कहाँ गिरा दोस्तों? पहला वाला बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में। दूसरा वाला बम कहाँ गिरा? नागासाकी। कैसे याद करें सर? 9 से नागासाकी, 9 से 9 तारीख, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो परमाणु हथियार बनाने में या फिर दोस्तों बिजली संयंत्र वगैरह में, बिजली वगैरह बनाने में भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि परमाणु हथियार से बम तो तैयार कर ही सकते हैं, तो बिजली भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। कह किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया जाता है? वो कौन सा है दोस्तों जिससे हम रेडियम की प्राप्ति कर सकते हैं? पीच ब्लेड। किससे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? पीच ब्लेड से रेडियम भी प्राप्त होता है। अभी कहेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने ये समझाया कि इससे यूरेनियम प्राप्त होता है, इससे क्या निकलता है? यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है और ये रेडियम के लिए भी जाना जाता है, तो दोनों के लिए याद रखो भैया, पीच ब्लेड है तो दोनों के लिए याद रखो, ठीक है। अच्छा, ये वही रेडियम है दोस्तों जिसकी खोज किसने किया था? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने, ठीक है। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी पति पत्नी थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? रेडियम की खोज किया है, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अब समझ में आया, यूरेनियम में नहीं इनका संबंध था, ठीक है। कहाँ संबंध था दोस्तों? यहाँ रेडियम में संबंध था। अगला दे रहा दोस्तों एस्पिरिटो सांटो क्षेत्र, ठीक है। एस्पिरिटो सांटो जो है दोस्तों ये ब्राजील में स्थित है और किस खनिज के लिए दोस्तों ये फेमस है? तो पुनः याद रखें दोस्तों, अब याद रखिएगा, थोड़ा सा रुकिए, अब यहाँ पे याद रखेगा थोरियम के लिए। तो भारत के अलावा दोस्तों ये ब्राजील वाला जो बेल्ट है यहाँ पे भी दोस्तों थोरियम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? ये सांटो क्षेत्र जो है किसके लिए पॉपुलर है? थोरियम के लिए। बाकी देखा हमने कि केरल का जो तटवर्ती एरिया है वहां मोनाजाइट रेत में दोस्तों थोरियम जो है बहुतायत मात्रा में मिलता है, उसे याद रखेंगे, ठीक है। अब बाकी अगर यूरेनियम की बात करेगा तो भीमा खान जिंदाबाद, जिंदाबाद भीमा भैया जिंदाबाद। देखा कि नहीं? महारानी सीरीज देखा कि नहीं देखा हो देखिए, भीमा बाबू जिंदाबाद, भीमा बाबू छूटेंगे, ठीक है। और क्या होगा? पता नहीं कौन सा क्या तोड़ेंगे, ठीक है।
कुछ ऐसे था, नहीं याद आ रहा है। बड़ी अच्छी सीरीज़ थी, आप देखिए 2-3 सीरीज मुझे बड़ी पसंद है। वैसे मैं पिक्चर का बड़ा शौकीन हूँ। जैसे सीरीज में महारानी सीरीज देखिए, ठीक है, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स है, कभी उसको देखिए, बहुत शानदार, ठीक है, लाजवाब सीरीज ये सब। थोड़ा सा मुझे इस तरह की सीरीज अच्छी भी लगती, खैर अलग बात है। तो ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। हाथ से लिखा गया नोट्स है, इसके अलावा डिजिटल नोट्स भी जारी किया गया है, किताबें भी हमारे पास है, कोर्स भी हमारे पास है। पढ़ने वाले लोगों की कमी है, ईमानदारी से जो पढ़ना चाहता है ना, एक मौका हमें दीजिए। आपने कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग किया होगा, एक मौका आप स्टडी 91 को दीजिए। और जो जो विषय मैं पढ़ाता हूँ, ठीक, स्पेशली देखिए उन विषयों पे बातचीत करूंगा, क्योंकि भाई देखिए सबको एक बराबर लेके नहीं चल सकते ना। कल को आप आए, कोई और बैच ज्वाइन किया आपने और आपको लगा नहीं सर यहाँ थोड़ा कम मजा आ रहा है, थोड़ा और आना चाहिए था, ठीक है, तो अगर मैं हूँ तब तो उसकी गारंटी अलग होती है, ठीक है। नहीं मिलेगा मजा तो मजा मैं अलग से दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए नाच गा तो नहीं सकता, लेकिन मजा भरपूर आएगा, क्योंकि अगर आप सीखना समझना चाहेंगे तो खूब आनंद आएगा। बस पढ़ने के लिए आइएगा, मटर गश्ती के लिए नहीं, ठीक है। तो यहीं पे सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।